there is someone out who is looking to learn this technology, उसके लिए आप पाथ क्या रेकमेंड करेंगे कि उसको क्या बंच ऑफ थिंग्स लेके चलनी चाहिए, उसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, उसे सी शार्प लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए या फिर इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो डॉटनेट कोर है ये इसमें स्पेसिफिकली टारगेट किया गया कि हम जो एप्लीकेशन है प्रोवाइड सपोर्ट करें क्रॉस प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशंस हैं प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए। अब इसमें आप इस चीज़ को कवर अप करें कि क्या जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें डॉटनेट एप्लीकेशंस पहले से बनी होती हैं, उनकी मेंटेनेंस और फर्दर डेवलपमेंट के लिए कंपनीज को चाहिए होते हैं डॉटनेट डेवलपर्स, या आपके एक्सपीरियंस में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट भी होती है उसमें डॉटनेट कोर को जो है वो इस टेक्नोलॉजी को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये बड़ी एप्लीकेशंस या जो स्केलेबल एप्लीकेशंस होती हैं तो वो इस टेक्नोलॉजी में बनती हैं। आज का दौर ऐसा है कि आप सपोज लिंक्डइन पे जाते हैं, आपको डाइवर्स काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज वहाँ पे नजर आती हैं। आपको वहाँ पे फ्लटर भी नजर आ रहा होता है, रिएक्ट जेएस भी नजर आ रहा होता है, वहाँ पे आपको पाइथन भी नजर आ रहा होता है, वहाँ पे जावा भी। बट द थिंग इज के इफ यू वांट टू ग्रैब ऑल दीज देन आई थिंक you end up in the mess at the end of the day. So कोशिश ये करेंगे if you go for the .NET framework, if you go for the Java, then try to focus on this specific path. Assalamu alaikum and hello everyone. This is Sayyid Abdullah and you guys are watching TechCast by Sayyid. I am here again with a very exciting episode and with a very experienced guest. और आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो कि एक बड़े लंबे अरसे से मार्केट में है और उसके बारे में काफ़ी बहस भी की जाती है। कुछ लोग कहते हैं इट्स अ डाइंग टेक्नोलॉजी, इट डज नॉट हैव अ गुड करियर एंड गुड फ्यूचर। बट ऑन दी अदर हैंड हम देखें कि पाकिस्तान में काफ़ी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी इसका स्कोप देखा जाता है और लोगों ने इसमें बहुत अच्छा करियर एस्टैब्लिश किया है और कर रहे हैं। So without wasting any time, I would like to welcome my guest for today's episode. Zohaib, Assalamu alaikum and welcome to the show. जी वालेकुम अस्सलाम अबिल्ला, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? Alhamdulillah, I'm good. So it's a pleasure to have you on call, Zohaib. जिस थैंक तरह यू। का शो का फॉर्मेट है तो मेरी कोशिश होती है कि जो गेस्ट हैं वो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो खुद दें। तो आप अगर ऑडियंस को अपना एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे दें, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ आपकी टेक्निकल स्टैक और आपने किन चीज़ों पे काम किया और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो या जी बिल्कुल ज़रूर। सो प्रोफेशनल कैरियर की अगर बात की जाए तो 2014 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी बीएस कंप्यूटर साइंस में। और लकीली सडनली आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई गॉट अ जॉब इन द प्राइवेट सॉफ्टवेयर हाउस। सो एट दैट टाइम जो है डॉटनेट टेक्नोलॉजीज करंटली इन मार्केट थी और जो मैंने फाइनल प्रोजेक्ट जो किया था वो डॉटनेट फ्रेमवर्क पे ही किया था। और मेरा कुछ जो मेरी कॉलेज बैकग्राउंड है मेरा वो भी आईसीएस में था। तो ऑब्वियसली उस तौर पे आपको सी और सी प्लस प्लस जो है वो पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी लेवल में, इस्लामाबाद पिंडी में जितने भी कॉलेज। तो वो मेरा एक थोड़ा सा माइंडसेट मेकअप हुआ हुआ था। तो फिर मैंने बेसिकली डॉटनेट फ्रेमवर्क में अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाया और फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली मार्केट में जो कि बेसिकली इनिशियली दैट वाज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर। Okay. So basically that was my first experience and that was basically enterprise level application जो कि बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स जैसे मोस्टली रिटेल स्टोर्स पे आपको देखने को आते हैं। फुली प्रोडक्ट एप्लीकेशन फुली जिसमें कि आपके सारे यूजर मैनेजमेंट और सारी जो है एक कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट होती है। सो उसमें मुझे सी शार्प फिर साथ में डेटाबेस सर्वर सीक्वल टेक्नोलॉजीज और वो सारी की सारी चीज़ें मैंने उसमें उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया। प्लस इसमें ये एक मेरे लिए बेनिफिट था कि वो जो प्रोडक्ट थी बेसिकली वो कस्टमाइजेबल थी। जिस तरह से स्कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, अटेंडेंस सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम्स, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और इनफैक्ट की जो रेस्टोरेंट सिस्टम्स हैं वो भी बेसिकली उसमें इंटीग्रेटेड था। तो दैट वाज अ लाइक गुड, आई थिंक इट वाज अ गुड स्टार्टिंग फॉर मी एज अ प्रोफेशनल कैरियर। फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे फील हुआ कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, साथ मोबाइल फ्रेमवर्क भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है। सो मुझे एक और जगह से पिंडी इस्लामाबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मेडिकल बिलिंग हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन थी। तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जॉब करने की। तो वहाँ पे फिर मेरा एक्सपीरियंस जो है बेसिकली वेब फ्रेमवर्क और एमवीसी आर्किटेक्चर, फिर उसके साथ उस टाइम पे जो है वो सॉफ्ट सर्विसेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड थी, सुबह नेटवर्किंग की। और साथ
बैक एंड पे जो डेटाबेस है वो SQL जो है वो साथ साथ चलता रहा। राइट। और इसके अलावा जो थी उसमें ये था कि जिस तरह आपके पास प्रोडक्ट लेवल एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन होती हैं तो उसमें काफ़ी हद तक पेमेंट इंटीग्रेशंस की जो है वो भी फैसिलिटी दी जाती है। तो उसमें फिर पेमेंट गेटवेज जो हैं डॉटनेट प्रोवाइड करता है आपको, लाइक स्ट्राइप डॉटनेट। आप जो डॉटनेट से फेमिलियर हैं उन्होंने नाम सुना होगा, थ्राइस डॉटनेट हो गया। तो इससे मैंने वर्किंग की अपने कैरियर के दौरान। फिर इसके अलावा एक और स्विच मुझे मिला, वो बेसिकली कह लें कि टेक्नोलॉजी बेस्ड मैंने थोड़ा फोकस किया कि क्रोमियम एक्सटेंशन, बेसिकली जो क्रोम एक्सटेंशन है आपके पास ब्राउजर की, उसकी डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट था। तो उस पे फिर मैंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक जगह पे ऑर्गेनाइजेशन के लिया। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर जो है इसके अलावा डॉटनेट कोर जो फ्रेमवर्क है उस पर फिर मैंने जो लास्ट मेरी पाकिस्तान में एम्प्लॉयर था उसके साथ मैंने वर्किंग की। उसमें यह है कि जो डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क, फिर रेस्ट एपीआईज, और इसके साथ प्लस में आप कह लें कि जो SQL सर्वर और जो फ्रेमवर्क्स हैं सारे। और साथ में एक और इसमें गुड लक मेरी ये थी कि जो रिएक्ट JS और रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस जो थी वो भी साथ प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट की डिमांड जो है वो डाइवर्स होती है। एक टाइम पे आप किसी क्लाइंट को वेब एप्लीकेशन देते हैं, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि इसका मोबाइल वर्जन भी होना चाहिए, जिसमें कि जो भी कोर मॉड्यूल्स होते हैं आपकी एप्लीकेशन के वो आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो वो ऑब्वियसली फिर मैंने फिर रिएक्ट नेटिव पे अपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस लिया। तो ओवरऑल जो है इट्स अराउंड 10 years of journey from 2014 to you can say 2024 2025. And from the desktop Windows desktop application developer to the React Native और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। सो अब जो करंटली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी पाकिस्तान से अब्रॉड जाने की, तो यहाँ पे अब करंटली डॉटनेट फ्रेमवर्क की है। बट यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी स्टैक है मेरा वो बेसिकली ब्लेजर, जो ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशंस, ब्लेजर कंपोनेंट्स के थ्रू जो डॉटनेट फ्रेमवर्क ने भी लॉन्च किया है, प्लस जो मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, तो करंटली मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। So this is like summarized or brief introduction of mine. So very nice, Zohaib. It's a very healthy introduction और आपने माशाल्लाह बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे काम किया और you look like an expert. I'm gonna straight away dive in to the core topic of today's video, which is around .NET. तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि .NET और ये .NET कोर है क्या, इनमें डिफरेंस है कोर में और सिर्फ .NET में, और किस लिए यूज होती है। ओके, सो बेसिकली जो डॉटनेट सिंपल फ्रेमवर्क है ये तो हमारे पास इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो डॉटनेट कोर है ये इसमें स्पेसिफिकली टारगेट किया गया कि हम जो एप्लीकेशन है प्रोवाइड सपोर्ट करें क्रॉस प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशंस हैं प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए। सो इससे पहले जो डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.5, 4.6, 4.7 वो बेसिकली विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो जो मेन इसका जो डॉटनेट कोर का फीचर है वो बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आपके विंडोज के साथ साथ जो है मैक और लिनक्स और प्लस जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको टारगेट किया गया। प्लस जो ओपन सोर्स की जो चीज़ है वो तो साथ लेगेसी इसने फॉलो की डॉटनेट कोर ने भी। इसके अलावा जो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें, जिस तरह जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन और अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन, इस तरह की चीज़ें इसको काफ़ी ज़्यादा उसमें ऑप्टिमाइज किया गया है डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क में, ताकि जो यूज़र का जो इंटरेक्शन है वो लेस टाइम में यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल किया जाए। और इसके अलावा जो है इसमें बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे लाइक स्केलेबिलिटी का एक इसमें फैक्टर उन्होंने ऐड किया, जिसमें हमारे पास मोस्टली, जिससे मैंने बताया कि डॉटनेट फ्रेमवर्क में जो एप्लीकेशन बनती हैं वो एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन होती हैं, और उसमें जो डाटा बेस होता है, आपका डाटा सेट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको एफिशिएंट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है परफॉर्मेंस वाइज। तो इसमें जो स्केलेबिलिटी का फैक्टर डाला है वो उस चीज़ को काफ़ी कवर अप करता है कि जो आपकी रोबस्ट परफॉर्मेंस और जितने भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स हैं उसको ये एफिशिएंटली जो है प्रोसेस करने में यूजफुल होती है। फिर इसके अलावा मतलब आप जैसे देखें कि माइक्रो सर्विसेज हैं वो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि माइक्रो ये डॉटनेट कोर जो फ्रेमवर्क है ये आपको प्रोवाइड करता है।
सो राइट। अभी जैसे राइट नाउ अभी जो लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट चल रहा है इसकी, वो डॉट नेट फ्रेमवर्क 8 है, जिसमें कि मतलब ये सारी की सारी चीज़ें क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. So overall, like it's like a very like highly adaptability thing in the market right now, and बहुत सी जो चीज़ें हैं इसमें वो, और दूसरी इसमें एक और चीज़ ये है कि आपका जो फाइल साइज है, आपका जो प्रोजेक्ट साइज है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें रिड्यूस हो गया है. जिस तरह पहले हमारे पास होता था डॉट नेट का प्रोजेक्ट, हम उसमें बहुत अननेसेसरी चीज़ें और डिपेंडेंसी फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो राइट। उस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इसमें कवर अप किया गया. सो ये ओके। बेसिकली डॉट नेट कोर. राइट, सो हम ये कह सकते हैं कि डॉट नेट एक फ्रेमवर्क चला आ रहा था और उसके बाद फिर डॉट नेट कोर उसके एक एडवांस वर्जन आया जिसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन हमने बनाना शुरू की. क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स कि आप उससे विंडोज़ के लिए भी एप्लीकेशन बना रहे हो, मैक के लिए भी, लिनक्स के लिए भी और इवन एंड्रॉयड के लिए भी. एंड प्लस एज यू मेंशन्ड कि उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशंस, वो सारी चीज़ें आ गई. ठीक है, इसको हम कंटिन्यू इस तरह करेंगे कि हम अब मोस्टली डॉट नेट कोर के अराउंड बात करते हैं. ठीक है, क्योंकि आजकल वही मार्केट में हॉट होगी एंड लेट्स से लेटेस्ट डेवलपमेंट उसी में हो रही होगी. तो आप क्या समझते हैं कि एक डॉट नेट कोर डेवलपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? तो उसके हवाले से अगर आप थोड़ा सा गाइड करें. जी, तो अब्दुल्ला, डॉट नेट कोर डेवलपर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर ही हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं शुरू में डॉट नेट डेवलपर के साथ. सो टू सम अप, यू कैन से दैट द फुल स्टैक डेवलपर इज लाइक अ डॉट नेट कोर डेवलपर. ओके. सो आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जितनी भी स्टेजेस होते हैं फ्रॉम डिजाइन टू डेवलपमेंट, you can do each stage and each phase of software development lifecycle in the .NET Core application. राइट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम डिज़ाइन से अगर स्टार्ट करते हैं, तो डिज़ाइन में आप देख लेते हैं कि जिस तरह डिज़ाइन आर्किटेक्चर है, आपने कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना है, एप्लीकेशंस का जो लेयर है, एन लेयर आर्किटेक्चर, या जिस तरह रिपोजिटरी पैटर्न है वो किस तरह से आप डेवलप करना चाहते हैं. फिर इस तरह फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज आप उसमें कौन सी यूज़ कर सकते हैं. फिर इस तरह आप कहते हैं कि आपने जो सपोज आप एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सपोज एंगुलर या रिएक्ट पे काम करें, तो उसका वेब एपीआईज की इंटीग्रेशन आप चाहते हैं ऑब्वियसली, तो वो चीज़ आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है. इसी तरह डेटाबेस डिज़ाइन के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं. ऑब्वियसली इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन है, तो उसमें पूरा डिज़ाइन स्ट्रक्चर, टेबल का रिलेशनशिप्स, फिर इस तरह एंटिटी फ्रेमवर्क इसमें जो है इंटीग्रेशन, वो चीज़ इसमें इन्वॉल्व है. राइट. फिर अगर आप बात करें कि आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर जो यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है आपका, एंड यूनिट एंड मॉक रिपोजिटरीज, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी डॉट नेट कोर में जो है वो सारी की सारी कवर होती हैं. फिर इसके अलावा जब आप अपना एक शिपेबल वर्जन या एक आप अपनी एक जो फीचर है वो डिज़ाइन आपका हो जाता है, उसके बाद अब जो डिप्लॉयमेंट की स्टेज आती है, उसमें CI/CD का फिर रोल इन्वॉल्व हो जाता है. उसमें फिर आपके पास क्यूबरनेटिस, डॉकर और जेनकिंस, ये ढेर सारी पाइपलाइन हैं जो कि बेसिकली आप डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क में उसको डेवलप करते हैं, स्क्रिप्ट्स राइट करते हैं, और बेस्ड अपॉन वन क्लिक डिप्लॉयमेंट जिसे किया जाता है आमतौर पर, तो आप वो डॉट नेट कोर से अचीव कर सकते हैं. जो कि बेसिकली इससे पहले जो लेगेसी डॉट नेट फ्रेमवर्क चलता आ रहा है 4.5, उसमें ऑब्वियसली पता है कि पहले हम फाइल पब्लिश करते थे, फिर वो पब्लिश फाइल जाके पब्लिश फोल्डर से उठाई और फिर हमने INET में डाली, तो ऑब्वियसली वो सारी की सारी हैसल जो है वो अब सारी डॉट नेट कोर से वो रिड्यूस हो गई है. और सेम द केस लाइक जिस तरह बताया कि क्रॉस प्लेटफॉर्म जो डेवलपमेंट है वो एक इसका मेन फीचर है, तो वो भी साथ साथ चलते रहे, राइट. तो साथ एफिशिएंसी एप्लीकेशन की और स्केलेबिलिटी, वो भी सारी की सारी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है. So, राइट. to sum up, you can say that the developer who is acting like the full stack developer can act like a .NET Core developer. So, yes. राइट. सो आपके मुताबिक जो एक फुल स्टैक डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वही एक डॉट नेट कोर वाले जी, डेवलपर की जो हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. राइट. जी, अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड इस तरह से करते हैं कि एक कंपनी को डॉट नेट या डॉट नेट कोर डेवलपर की ज़रूरत क्यों है? अब इसमें आप इस चीज़ को कवर अप करें कि क्या जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें डॉट नेट एप्लीकेशंस पहले से बनी होती हैं, उनकी मेंटेनेंस और फर्दर डेवलपमेंट के लिए कंपनीज को चाहिए होते हैं डॉट नेट डेवलपर्स, या आपके एक्सपीरियंस में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट भी होती है उसमें डॉट नेट कोर को जो है वो
इस टेक्नोलॉजी को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये बड़ी एप्लीकेशंस या जो स्केलेबल एप्लीकेशंस होती हैं तो वो इस टेक्नोलॉजी में बनती हैं। तो ये क्लियर आउट करें कि व्हाई डज अ कंपनी नीड्स अ डॉट नेट कोर डेवलपर? जी, अब्दुल्ला बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि मोस्ट ऑफ द केसेज़ में हमारे पास जो सिनेरियो हैं वो यही होते हैं कि एक कंपनी है जो कि बेसिकली एंटरप्राइज़ लेवल एप्लीकेशंस जो हैं उसने डेवलप की हुई हैं। उसमें आप कह लें कि 3 मेन डोमेन्स हमारे पास आ जाती हैं एंटरप्राइज़ लेवल एप्लीकेशन में। जैसे कि ओके। एक हमारे पास फिनटेक है, बैंकिंग रिलेटेड डोमेन है। एक हमारे पास ई-कॉमर्स की डोमेन है और एक हमारे पास हेल्थ केयर की डोमेन है। 3 डोमेन्स हमारे पास मेन जो कोर डोमेन है और काफ़ी वाइडली जो है अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ हो रही होती हैं। सो ऑब्वियसली एक हमारे पास जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है और एक जावा फ्रेमवर्क ऐसा भी समझा जाता है मार्केट में या उससे आज से 1 डिकेड पहले कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर रिलाई ऑन दिस फ्रेमवर्क्स प्लेटफॉर्म के इन 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 एप्लीकेशन से जो है उनकी इन प्लेटफॉर्म से या इन लैंग्वेज से उनकी एप्लीकेशन मोर फ्लेक्सिबल और काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज एफिशिएंट हो सकती है। तो राइट। पहली चीज़ तो यही है कि जो एक माइग्रेशन का फैक्टर इसमें आ जाता है हमारे पास कि बहुत सी कंपनीज हैं जो कि डॉटनेट में हैं, वो चाहती हैं कि हम थोड़ा-सा परफॉर्मेंस बूस्ट मिले। ऑब्वियसली स्केलेबिलिटी फैक्टर एक मेन प्रायोरिटी होती है आपकी जब आपकी डोमेन ग्रो करती है, आपका डेटाबेस ग्रो करता है। सो ऑब्वियसली उसके लिए फिर जो डॉटनेट कोर है वो आपको काफ़ी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। सो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में नो डाउट, बट द थिंग इज के अब जैसे कोई एक स्टार्टअप है तो वो फोर्सी करते हैं कि हम सपोज ई कॉमर्स का कोई बिजनेस है उन लोगों का, तो राइट। ऑब्वियसली डेफिनेट सी बात है कि अभी एक एप्लीकेशन इनिशियल फेज में है, फिर साल बाद 2 साल 3 साल बाद एप्लीकेशन विल रैपिडली ग्रो, न्यू मॉड्यूल ऐड अप होंगे, तो ऑब्वियसली दे विल डेफिनेटली follow or try to approach the .NET Core framework or that technology that will support the enterprise level application. So इसमें दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्लस राइट। इसमें ये है कि एग्जैक्टली जैसे आप देखेंगे जो .NEट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन हैं उसमें आप फिर जब डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें अब हमारे पास जैसे सर्वर्स हैं, अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन सपोर्ट है डॉट नेट कोर की, तो जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर डिप्लॉयमेंट है वो काइंड ऑफ कह लें कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव बात जगह पे मिलती है एज कम्पेयर टू लिनक्स। सो ऑब्वियसली हर कंपनी ये चाह रही होती है कि उसको बजट में रह के वो सॉफ्टवेयर डेवलप करे और मिनिमम रिसोर्सेज से वो सॉफ्टवेयर डेवलप करे। सो अब जिस मैंने जिक्र किया हमने कि एक डॉट नेट कोर डेवलपर एज अ फुल स्टैक डेवलपर जो है वो एज एक्ट कर रहा होता है। तो एक डेवलपर से आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी अगर जाती है तो उसको बेसिकली एक इकोनॉमिकल वे में जो है प्रोडक्ट वो अचीव कर सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि एक डेवलपर्स के साथ वो उसको डिज़ाइन भी इन्वॉल्व हो रहा होता है उसमें, डिज़ाइन प्रोसेस में, फिर बैक एंड पे, एपीआई लेवल पे, डेटाबेस लेवल पे। So राइट। I think it is a more suitable like approach for the companies, and they can like easily adopt and yes. ओके। जबरदस्त। ठीक है, इसमें अब जो है हम अपनी लोकल मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट स्पेसिफिकली उसको टारगेट करेंगे और उसके हवाले से बात करेंगे। ऑब्वियसली आपने ऑलमोस्ट 10 साल जो है पाकिस्तानी मार्केट में जो है वो काम किया। सो हाउ डू यू सी पाकिस्तानी मार्केट इन टर्म्स ऑफ डॉट नेट अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ? आपको क्या लगता है कि इफ समवन, अगर एक लेट्स से एक बच्चा है, वो स्टूडेंट ही है और उसका जो अभी का गोल है या ड्रीम है वो ये है कि एक बड़ी कंपनी में लैंड करनी है जॉब, सो आपको लगता है कि पाकिस्तानी मार्केट में डॉट नेट की अपॉर्चुनिटीज बड़ी से लेके छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में मौजूद है और मतलब उसको रेलेवेंट ग्रोथ भी मिलेगी वहाँ पे? सो हाउ डू यू सी दैट? जी, बिल्कुल बिल्ला अभी जिस तरह से एक टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन चल रहा है स्पेसिफिकली डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि आज से 4-5 साल पहले जो है वो अभी इनिशियली जो फर्स्ट इसका डॉट नेट फ्रेमवर्क वर्जन आया था 2016 में आया था, तो उससे पहले ऑब्वियसली हमारे पास सिंपल डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज हो रहा था। तो फिर उसके बाद डॉट नेट 16 में 2016 में जो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क ये डॉट नेट कोर आया, फिर उसके बाद इवॉल्व होता होता अभी जो है बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और जिस तरह मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस की मैंने बात की थी। सो ऑब्वियसली अगर आप बात करें कि पाकिस्तान में तो इस टाइम पे हेल्थ केयर का जो सेक्टर है, फिनटेक का सेक्टर है और जो ई कॉमर्स का सेक्टर है, इसमें जो हमारे पास बड़ी जाइंट कंपनीज हैं, जिस तरह सपोज आप सिस्टम की बात करते हैं, एफिनिटी की बात करते हैं, सो बेसिकली दे आर हैविंग द एप्लीकेशन दैट आर बिल्ट ऑन डॉट नेट फ्रेमवर्क।
सो ऑब्वियसली इस केस में जो है हमारे पास उन जो नीड होती है कि हमारे पास वो बंदे हों जो कि सपोर्ट के तौर पर यूज़ हो सकें एप्लीकेशन में, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं जो कि एज अ मेन स्ट्रीम डेवलपर कोई न्यू मॉड्यूल है, इंटीग्रेशन है, तो उसके लिए यूज। और ऑब्वियसली अगर कोई नया स्टार्टअप है जो कि इन 3 जो बिग डोमेन्स हैं उसमें फॉल करता है, तो ऑब्वियसली वो भी ऑप्ट करेगा कि या तो वो जावा बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क या फिर डॉट नेट फ्रेमवर्क की तरफ जाएं। तो ऑब्वियसली मैं ये देखता हूँ कि नेक्स्ट 10 to 15 years there is like the beginner level graduate or the experienced graduate can have a lot of opportunities, like because इसमें वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से लेकर मोबाइल एप्लीकेशन, फिर जैसे मैंने जिक्र किया कि वेब एपीआईज। सो एपीआईज मतलब ये है कि जिस तरह आप कोई भी प्लेटफॉर्म, फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म देते हैं, एंगुलर की बात करते हैं, रिएक्ट की बात करते हैं, व्यू की बात करते हैं, तो बेसिकली बैक एंड पे इंटरेक्टिव एप्लीकेशन के लिए हमारे पास कोई ना कोई सर्वर लेवल एक एंटिटी मौजूद होती है जिसके साथ सारा डाटा फैचिंग और फ्लड ऑपरेशन हो रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जिस तरह डॉटनेट फ्रेमवर्क है, रेस्ट एपीआईज प्रोवाइड करते हैं, तो दीज आर फ्लेक्सिबल एपीआईज के कोई भी जो एप्लीकेशन इंटरफेस है उसको इजीली कंज्यूम कर सकता है। तो यस, आई कैन सी लाइक bright future for .NET Core framework in Pakistan. Yeah. And I totally agree with you. मुझे याद है 2021 में मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो .NET जो मतलब हम स्टूडेंट्स में एक रुझान था वो यही था कि .NET कोई पुरानी टेक्नोलॉजी है और बस ये जो है ना पुराने लोग इस पे काम करते रहे हैं, फ्यूचर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है इस टेक्नोलॉजी के साथ। बट आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years in the industry, I think most of the large scale companies and mid scale companies, they are probably working on .NET Core और latest development भी वहाँ पे हो रही है। So ये एक मेरा भी misconception था उस टाइम के, और इवन आई हैव वर्कड एज वेल ऑन इट। सो स्टार्टिंग में मुझे भी बड़ी हेजिटेशन थी कि विल इट बी प्रॉमिसिंग टू वर्क ऑन इट और नॉट, बट आई थिंक इट वाज वर्थ इट। और इस तरह के फ्रेमवर्क से स्टार्ट लेना इट हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि मुझे याद है आई जस्ट एडेड के आई वाज वर्किंग विद फ्लटर, तो वो एक आप कह लें यूआई लाइब्रेरी है, उसमें बस आपने हर चीज़ के लिए पैकेज यूज़ कर लिया। डीप डाउन आपकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह से एज अ डेवलपर डेवलप नहीं होती जब तक आप खुद से मल्टी थ्रेडिंग पे काम नहीं करते, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आप घुसते नहीं हैं। तो आई टोटली एग्री कि यस, पाकिस्तान में तो डेफिनेटली इसकी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही मार्केट हैं। है obviously, यूरोप का yes. भी मैंने बहुत सुना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तो है ही है, यूरोप का मैंने बहुत सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लस ऑफ कोर्स गल्फ एज वेल। गल्फ वाली साइड पे obviously हैं बिल्कुल, कोई शक नहीं। तो ओके, अब हमने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात तो काफ़ी कर लिया है, अब थोड़ा सा हम इसके पाथ को भी जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। सो इफ देयर इज समवन आउट हु इज लुकिंग टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी, उसके लिए आप पाथ क्या रेकमेंड करेंगे कि उसको क्या बंच ऑफ थिंग्स लेके चलनी चाहिए, उसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, उसे C# लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए या फिर जैसे भी। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी, अच्छा, इसके बारे में जो मेरी गाइडेंस है टू बी द लाइक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर, उसमें जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट एज सच मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहूँगा, बट द थिंग इज के फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग वट एवर द लैंग्वेजेस, लाइक हमारे जैसे सपोज कोई आईसीएस बैकग्राउंड का है, जिस तरह से मैं आईसीएस बैकग्राउंड से है, तो मैंने सी पढ़ी, C++ पढ़ी, तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप लैंग्वेज स्विच करते हैं तो बेसिकली सिंटैक्स जो है आपका वो चेंज होता है। मेन जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं और जो बेसिक्स हैं वो सारी की सारी सेम चीज़ें चलती रहती हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट है वो आपकी जावा में भी चलती है, C# में भी चलती है, पाइथन में भी चलती है, इसी तरह फॉर लूप्स हो गए। तो बेसिकली फर्स्ट चीज़ इसमें जो मेन है वो ये है कि आप अपनी बेसिक्स जो है प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल उसको क्लियर करें। फिर इसके अलावा इफ़ यू वांट टू फॉर द .NET Core फ्रेमवर्क, सो उसमें फिर C# आपका जो लैंग्वेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। ऊप जो है बेसिकली एक मेन इसका बेसिकली उस पर बेस करती है C# ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसमें प्रैक्टिस करें और उसको जिस तरह मुख्तलिफ कोडिंग प्लेग्राउंड्स आपको आजकल अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स आपके लिए चैलेंजेस होते हैं, उसको आप डेली बेसिस पे आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उस पर वर्किंग करें। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि जो आपका डेटाबेस है वो आप
जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो सीक्वल है। मोस्टली तो ये है कि पाकिस्तान की मार्केट में, गल्फ में सीक्वल या ओरेकल जो है वो काफ़ी इन डिमांड है। सो वो एक बेनिफिशियल चीज़ है कि डेटाबेस में आपके रिलेशनल डेटाबेस आपको पता हो कि वो क्या चीज़ है, किस तरह से वर्किंग करती है, कनेक्टिविटी की डेटाबेस की एप्लीकेशन कैसे होती है। राइट। फिर इसके अलावा जो डॉट नेट और जो डॉट नेट कोर है उसमें आपको डिफरेंस हो पता हो कि जिस तरह हमारे पास डॉट नेट में खाली वेब डॉट कॉन्फिग फाइल होती थी, उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग आती थी। जब से डॉट नेट कोर आया उसमें हमारे पास जो है ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल आ गई, उसमें हमने सारी की सारी सेटिंग जो हमारी होती है एप्लीकेशन लेवल कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह और भी फर्दर सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन लेवल सेटिंग, स्टार्टअप की फाइल प्रोग्राम डॉट जे एस, प्रोग्राम डॉट सी एस उसमें होती है। सो ये चीज़ें हैं मेन। इसका जो है वो आइडिया हो साथ साथ ग्रेजुअली आपका। फिर इसमें अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लिया है, तो इसके बाद फिर आप कोई एक रियल लाइफ एप्लीकेशन प्रोजेक्ट जो है उस पर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह अक्सर जब मैंने लर्निंग कोई करनी होती थी तो मैं अपने जो सीनियर्स हैं या जो मेरे सुपरवाइजर हैं उनसे पूछता था कि मैं सपोज पाइथन सीखना चाहता हूँ तो मैं कैसे उसको सीखूँ, हैंडल करूँ। तो वो ये कहते थे कि आप जो है खुद से एक सैम्पल एप्लीकेशन स्टार्ट करें, उसमें आप लॉगिन पेज से स्टार्ट करें, रजिस्ट्रेशन पेज से विद पैसिव टाइम डैशबोर्ड, वो सारा जो है फ्लो उससे बनाएं। तो उससे ये है कि आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मजीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फिर आप एप्लीकेशन के सपोज लॉगिन फ्लो की बात करते हैं, उसमें आपका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जो है उसका आपको अंदाजा होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, जो कि बेसिकली एक बहुत ही कोर एक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। राइट। यस। तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि एज अ स्टार्टिंग पाथ लाजमी कंसिडर करना चाहिए। राइट, राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है, लेट्स सपोज यही बात किसी स्टूडेंट ने फॉलो किया और उसको किसी हद तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी डेवलप हो गई है, वो क्रूड ऑपरेशंस कर पा रहा है, ठीक है, उसने छोटी मोटी एप्लीकेशन भी बना ली है। अब हम बात करते हैं कि वो मार्केट में आ गया। सो अब मैं बात करूंगा सैलरी ब्रैकेट की, ठीक है। अ, एक फ्रेशर जो अभी मार्केट में आया है, उसके पास डॉट नेट का थोड़ा सा नॉलेज है, ही और शी इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, जूनियर डॉट नेट डेवलपर। तो उसको जो है वो सैलरी की क्या रेंज अपने माइंड में रखनी चाहिए कि ठीक है, मतलब वो ये डिजर्व करता है कंसिडरिंग ऑल द इन्फ्लेशन एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान राइट नाउ। एक वो चीज़ आप कवर करें इसमें, और प्लस अगर एक बंदा उसका 4 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस हो गया है, और वो अब ऑब्वियसली डॉट नेट में उसने काफ़ी चीज़ों पे काम किया, वेब एपीआईज़ एंड ऑल, तो उसको जो है वो क्या जो है सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए मार्केट से अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कि उसे यहाँ पे स्टैंड करना चाहिए? और इसमें आप कोई नंबर बेशक स्पेसिफाई ना करें, आप एक रेंज स्पेसिफाई कर दें कि इस रेंज में जो है वो होना चाहिए। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? जी, अब्दुल्ला, बिल्कुल। अब्दुल्ला, इसका मैं आंसर इस तरह से आपको करूँगा कि एक्चुअली एट द वेरी बिगिनर लेवल, इन माय परसेप्शन, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्किल सेट यू हैव ओके। while during your graduation program or while during your graduation. ओके। Because obviously जब आप मार्केट में जाते हैं तो एक बैच में सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसका डिफरेंट स्किल सेट उन लोगों का बिल्डअप हुआ होता है। सो राइट। फॉर एग्जांपल, जो हम अगर एक एवरेज फ्रेशर की बात करते हैं जिसको फ्रंट एंड जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट फिर एमवीसी आर्किटेक्चर फिर डेटाबेस बैकग्राउंड इस तरह से उसका अगर स्ट्रांग है, तो हम ये कह सकते हैं उस केस में कि ऑलमोस्ट 65 टू 70 और 75 जो है एक एवरेज एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो ब्रैकेट हो सकती है एज अ फ्रेशर। ओके। राइट। और फिर इसी तरह अगर हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस रिसोर्स की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें फिर ये है कि आपका डोमेन का नॉलेज, आपने किसी डोमेन में काम किया होता है, फिर वेब एपीआईज और मुख्तलिफ आपका जो है डिज़ाइन पैटर्न आर्किटेक्चर से आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके होते हैं। तो उस केस में जो है सैलरी ब्रैकेट, आई कैन से दैट वन हैव टू एक्सपेक्ट अराउंड 1 टू 140 के। यस, सो राइट। तो ये जो अगर किसी बंदे का एक्सपीरियंस है 4 टू 5 इयर्स का, तो वो किस रेंज में होना चाहिए? 4 to 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है तो उसमें आई विल प्रेफर बी लाइक कैन से लाइक 1 to 150 और यू कैन से लाइक 130 to 150 के। ओके, ओके, यस। ऑलराइट, ओके, ठीक है। अम, इसमें थोड़ा-सा आप ये भी बताएँ कि व्हाट आर द सम कॉमन चैलेंजेस यू फेस इन दिस फील्ड? अ, मतलब उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज़ अ जनरल फील्ड या एज़ बीइंग अ डॉट नेट डेवलपर, कुछ चैलेंजेस जो हैं वो क्या फेस करने को मिलेंगे? क्या आप एक बग पे स्टक भी हो सकते हो फॉर 3 to 4 आवर्स और मे बी फॉर अ डे इवन,
और इसके अलावा मतलब आपको क्या लगता है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम एक प्रॉब्लम है कि हर प्रोग्रामर को लगता है कि उसे कुछ नहीं आता, ठीक है? तो आपके आपके एक्सपीरियंस में जो है वो जिसे कहेंगे कि क्या कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं जो कि हर डेवलपर को आते ही आते हैं? जी दुल्हा, अच्छा इसमें ये है कि बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस। अगर तो सपोज बिगिनर लेवल की बात हम करते हैं तो उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली अगर सपोज आपको एक टास्क दिया जाता है जिसमें आपको एक वर्क फ्लो डेवलप करने का कहा जाता है, सपोज लॉगिन लॉगिन वर्क फ्लो की बात करते हैं जैसे हम। सो उसमें ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें होती हैं, ASP.NET आइडेंटिटी है, आपने उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन करवानी है, ठीक है? या आप जो है सिंपल SQL सर्वर के थ्रू ऑथेंटिकेशन करवाते हैं। फिर उसमें मज़ीद ये है कि जिस तरह SQL इंजेक्शंस वगैरह की चीज़ें हैं, वो सारी आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि नहीं करते। तो ऑब्वियसली उसमें अब इनिशियल लेवल पे क्योंकि आपका उस तरह से एक्सपोजर होता नहीं है चीज़ के बारे में, तो मे बी ज़्यादा फिजिबल अप्रोच लॉगिन के लिए फॉर एग्जांपल ये हो कि आप जो है डॉटनेट के जो प्रोवाइडेड क्लास लाइब्रेरीज हैं, डॉटनेट आइडेंटिटी सर्वर है, आप उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन करवाएं, फिर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू उसको इन्वॉल्व करें, बीच में सिंगल साइन ऑन यूज़ करें। सो ऑब्वियसली ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी 8 से 10 साल पहले, तो उस टाइम पे सिंगल साइन ऑन शायद इतना ज़्यादा, और तो पता था कि सिंगल साइन ऑन इम्प्लीमेंट हो सकता है डॉट नेट पर, इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो नहीं रही थी। पर नाउ डेज एवरी सिंगल एप्लीकेशन हु हैज अ लॉगिन प्लेटफॉर्म और रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, सो दे वांट टू ऑप्ट फॉर द सिंगल साइन ऑन ऑथेंटिकेशन एंड दिस राइट। थिंग। सो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं कि फिर एक नया डेवलपर सोचता है कि कौन सी बेस्ट अप्रोच है। ऑब्वियसली फिर उसमें आपको ये भी सोचना पड़ता है कि कल को अगर प्रोडक्शन भी जाता है तो इसमें कोई लूप होल या वल्नरेबिलिटीज तो नहीं आ सकती। तो obviously these are the challenges के which approach you opt and how you do the task efficiently. So एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जिस तरह से मैंने बताया कि डॉट नेट कोर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो उसमें ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन है जो कि अभी आपने विंडोज स्पेस डिजाइन की है और फिर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि यू हैव टू डिप्लॉय दैट फॉर द मैक ओएस और यू हैव राइट। टू डिप्लॉय फॉर द लिनक्स। So राइट। in that case, it is totally a different horizon for you, totally different OS for you. So you can say like it's a kind of thought process involved for you, lot of R&D involved from your end. लॉट ऑफ बग्स इश्यूज। बात issues, yes, exactly. So मेरे ख्याल से ये चीज एक फैक्टर है इसमें चैलेंज का। फिर एक फैक्टर इसमें जो चैलेंज का वो है वो ये है कि सपोज जैसे जो डॉट नेट कोर की जो रिलीज अपडेट्स हैं वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली, जिस तरह 2023 में डॉट नेट 8 लॉन्च हुआ था और 2024 के एंड में डॉट नेट 9 भी लॉन्च हो चुका है। तो राइट। ऑब्वियसली द कंपनीज हु वांट टू हैव सम अपडेट और टू those who want up to date with the latest development environment, so वो ये कहती हैं कि हम जो है टाइम के साथ साथ माइग्रेशंस भी अपनी एप्लीकेशंस को देते रहें। तो राइट। ऑब्वियसली अगर हम उसकी बात करते हैं 8 to 9 में आपने माइग्रेट करनी है, या सपोज सिंपल डॉट नेट फ्रेमवर्क से आपने डॉट नेट 5 पे डॉट नेट कोर पे आना है, तो इट इज अ काइंड ऑफ लाइक चैलेंजिंग थिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एप्लीकेशन, हाउ मेच्योर इज योर एप्लीकेशन। सो मेरे ख्याल से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑब्वियसली हर डॉट नेट कोर डेवलपर को जो है वो फेस हो सकते हैं और करता है डॉट नेट कोर डेवलपर। राइट। एंड आई थिंक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इवन किसी फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, डॉट नेट कोर डेवलपर मतलब डेवलपमेंट की फील्ड इज फुल ऑफ चैलेंजेस। मतलब जी बिल्कुल ऐसे आप ऐसे। एक्सपेक्ट करें कि चैलेंजेस आपको हर रोज मिलेंगे। नो हम्म, मतलब डजंट मैटर कि आपका कितना नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। हम्म, इट कैन बी लाइक वन डे यू विल फील लाइक अ जीनियस एंड द अदर डे इज लाइक यार ये चीज मेरे से क्यों नहीं हो रही है। तो ये इस तरह अदर का अदर क्या डे जो, मामला? या सॉरी अभी बात कर रही है अदर डे जो है वो आप आलफा ही फील करते हैं। सपोज लाइक मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कहते हैं कि मैंने 10 साल तो जाया कर दिए हैं, मींस आई बिल्कुल। डोंट नो एनीथिंग। सो यस राइट। यू आर राइट कि इस तरह के फेज लाजमी आते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा जो है कंसिडरिंग द फैक्ट कि एआई इज अ हॉट थिंग, काफी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं मार्केट में वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा स्टैक्स हैं। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ यू नो डॉट नेट एज अ टेक्नोलॉजी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसको माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी बैक कर रही है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स डेवलपमेंट हो रही हैं,
with that you have Azure as well, you know, तो वो cloud support और वो सारी चीजें वहाँ से cover हो रही हैं. So how do you see the future of this technology? उस पे क्या take होगी आपकी? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, जैसा कि पहले जिक्र किया कि फ्यूचर जो है मैं काफ़ी इसका मतलब एक काफ़ी ब्राइट फ्यूचर देखता हूँ, Okay. ऑल्दो के एआई इज देयर इन द मार्केट, बट द थिंग इज के जो डॉट नेट कोर का जो इसकी बेसिकली जो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट है, तो उस वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइक आपने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो अब काफ़ी ज़्यादा वेब से शिफ्ट होके तो मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जा रहा है। और जो अब डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क में लाइक आज से 4-5 साल पहले हमारे पास जो मोबाइल एप्लीकेशन ज़ैमरिन फ्रेमवर्क यूज होता था, जिसको अब रिप्लेस कर लिया है मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस मावी के नाम से, जिसको हम कहते हैं। Right. सो ऑब्वियसली अब जो मावी एक फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर में आता है, डॉट नेट 8 में भी उसकी सारी इन्हांसमेंट्स हैं, तो ये बेसिकली एक डॉट नेट डेवलपर को एक एज देता है कि अगर आप सिर्फ सी शार्प स्पेसिफिक टू सी शार्प रहते हुए आप एक नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि एंड्रॉयड ओएस और आईओएस और विंडोज एप्लीकेशन के लिए कंपेटिबल है। फिर इसी तरह फ्यूचर की अगर बात करते हैं बिल्ला, तो मुझे याद है कि 2023 में जो डॉट नेट ने अपनी डॉट नेट कोर 8 जो फ्रेमवर्क जब लॉन्च किया, तो उन्होंने एक उस पर सैंपल दिखाया जिसमें उन्होंने एक मशीन लर्निंग डॉट नेट लाइब्रेरी यूज की हुई थी। सो Right. इसमें बेसिकली क्या था कि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन होती है आपके पास, और आपके पास एक जैसे ही आप लैंडिंग पेज पे इस एप्लीकेशन में जाते हैं तो एक आपके सामने एक असिस्टेंट ओपन हो जाता है। सो rather कि आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट ढूंढें, you can just type like I want to buy the pen. So what AI will do this, like he will show you all the list of pen categories with the price range, and then Right. again you can type something like I need this category type of pen, blue color, black color. So वो उस टाइप से AI आपको रिस्पॉन्ड करता है. This is basically machine learning .NET library in .NET Core. Right. और Right. फिर Right. अगेन जब आप अपनी सारी सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर एट द एंड आप खुद ह्यूमन इंटरफेस और मतलब ह्यूमन लैंग्वेज वे में आप पूछते हैं कि काइंडली ऐड दिस आइटम टू द टू माय कार्ड। सो ऑब्वियसली वो फिर विदाउट एनी क्लिक दिस आइटम विल बी एडेड टू योर कार्ड। सो बेसिकली मशीन लर्निंग और ये सारी की सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो चुकी हैं, और आई थिंक ये एक अच्छा बेनिफिट और एक एज है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट में जो कि इसने दिया है डेवलपर्स को, और इससे काफ़ी ज़्यादा ई कॉमर्स मार्केट में बूस्ट मिल सकता है, और ऑब्वियसली इसका यूजेज भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। That's great. Or it shows that it can be a promising future if you are जी जी choosing this technology for your career. Okay, जी जी I'm gonna sort of wrap this up, Zuhaib. और जी कुछ आखिरी दो सवाल जो हैं, उनमें से एक सवाल तो जो मैं हर गेस्ट से करता हूँ, वो ये है कि आज आपने 10-11 साल इंडस्ट्री में काम कर लिया, आज आपके पास एक 10-11 साल का नॉलेज है, तो अगर आपको इस सारे नॉलेज के साथ दोबारा यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाए, तो आप क्या डिफरेंट करेंगे? ठीक है, मतलब आज के ज़ुहैब के पास सारी नॉलेज है और वो दोबारा यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो वो कुछ डिफरेंट करेंगे, कोई फ्रीलांस की कोशिश या अपनी कंपनी खोलने की, या कुछ कुछ भी अलग, या अपनी जर्नी को वैसा ही रहने देंगे जैसे आप थ्रू आउट होके आए हैं? सो हाउ वुड इट बी? जी जी बिल्कुल अब्दुल्ला, इसमें जो एक मेरा इनिशिएटिव होगा वो ये होगा कि मैं ऑप्ट करूंगा कि मैं एज अर्ली एज पॉसिबल सर्टिफिकेशंस जो हैं वो कर सकूं माइक्रोसॉफ्ट ओके. डॉट नेट की। सपोज ओके. क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको ऐसी सीखने को मिलती हैं जो कि आप नॉर्मल प्रैक्टिकल वे में जो आप वर्किंग कर रहे होते हैं एप्लीकेशन डोमेन में, वो आप नहीं उस तरह से ग्रिप कर सके। तो राइट. फर्स्ट चीज ये है कि आई मस्ट गो फॉर द सर्टिफिकेशन स्टेप, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, एजोर सर्टिफिकेशन, राइट. AWS certification, because it's a like very beneficial thing for you for the product, because basically this will also at the end of the day improve your skill set, your chances of hiring someone else, and like your dream destination as well. राइट. सो एक तो फैक्टर ये है कि सर्टिफिकेशंस ऑब्वियसली लाजमी यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस। और सेकेंडली ये है कि क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती है तो अब
वेब से जो है ट्रेंड शिफ्ट होकर मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाता है। तो ऑब्वियसली अगर अगर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आपको मौका मिलता है या ग्रेजुएशन फाइनल सेमेस्टर के प्रोजेक्ट आप करते हैं तो उसमें लाजमी आप इस चीज़ को ऑप्ट करें कि जो चीज़ आप एक वेब के लिए बनाते हैं उसको मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप उसको कन्वर्ट करें और उसका एक्सपीरियंस करें और उस स्किल सेट को अपने कैरियर और उसका पार्ट बनाएं। तो ये बेसिकली दो फैक्टर्स हैं जो कि मैं चाहूँगा कि ये डिफरेंट हो लगभग। Right. And I think in terms of certifications, I think companies also do prefer people who have done some sort of certification. It sort of, it can, highlight you or make you stand out, or your chances of getting hired in a company, यस। it rises, right? Okay. Um, I am out of questions. जो है मैं सारे अपने questions जो है वो कर चुका हूँ. So on the closing note, um, any advices regarding career, and this can be for the beginners as well and the people who are still in the industry for some years, maybe 2 years 3 years जिस तरह मैं हूँ. तो इसमें अगर आप कोई advice करना चाहें, मतलब जी। तो वो क्या होगी? जी, बिला एडवाइस मेरी ये होगी कि जब भी आप अपने प्रोफेशनल करियर में भी जिस भी टेक्नोलॉजी स्टैक में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें कोशिश ये करें कि एट अ टाइम एक स्किल सेट पे फोकस होकर वर्किंग करें। क्योंकि ऑब्वियसली आज का दौर ऐसा है कि आप सपोज लिंक्डइन पे जाते हैं, आपको डाइवर्स काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज वहाँ पे नज़र आती हैं। आपको वहाँ पे फ्लटर भी नज़र आ रहा होता है, रिएक्ट जेएस भी नज़र आ रहा होता है, वहाँ पे आपको पाइथन भी नज़र आ रहा होता है, वहाँ पे जावा भी। But the thing is, if you want to grab all these, then I think you end up in the mess at the end of the day. So कोशिश ये करें कि if you go for the .NET framework, if you go for the Java, then try to focus on this specific path. So अगर आप उस पाथ पे फोकस करेंगे तो obviously उसमें फिर ये है कि आपकी स्किल सेट इम्प्रूव होगा, आप उसमें मास्टर करें और और जो है ये है कि अपनी जो लर्निंग है उसको कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करें और ट्राई टू अपडेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक .NET फ्रेमवर्क है, .NET कोर फ्रेमवर्क है, .NET यूनिफाइड फ्रेमवर्क है, उससे अप टू डेट रहें। और जिस भी कंपनी में आप वर्किंग करते हैं उसमें जिस प्रोडक्ट पे आप वर्किंग कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि न्यू ट्रेंड्स को अडॉप्ट करें और इम्प्लीमेंट करें उस एप्लीकेशन में। Right. प्लस जैसा मैंने बताया कि सर्टिफिकेशन अगेन मैं ये कहूँगा कि वेन एवर यू हैव टाइम इन योर कैरियर, सो सर्टिफिकेशन को लाजमी साथ साथ पैरेलल में लेके चलें। और इसके अलावा एक चीज़ ये है कि लाजमी जो जिस तरह गिटहब है एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट डेवलपर कम्युनिटी है, उस पे अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी लाजमी उसको मेक श्योर बनाएं। Open source contributions. Open source contribution obviously, Right. because now the trend is shifting. Now if you you want to hire in somewhere else abroad in Europe, or if you got the opportunity from the Europe, so GitHub is acting like your CV. So Right. how how your GitHub is mature, then there is a lot of chances for your hiring, because other can see your work, your contribution, and he can get a lot of like idea about your skill set. So Right. ये मैं लाजमी चाहूंगा कि GitHub पे अपनी प्रोफाइल जो है वो लाजमी है, it is your CV. Right, right, right. Very valuable suggestions and advice, Zohaib. Thank you so much for taking out the time. It was great talking to you. बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिला है. And Thank you, for man. the audience who are watching us, I'm gonna drop the LinkedIn of Zohaib in the description of the video. You can connect with him. And this is Syed Abdullah signing off. I will see you in the next episode with a different topic. Till then, Allah Hafiz.